करना और डाउनलोड करना। सो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको पाइथन डाउनलोड लिखना है। जस्ट डाउनलोड पाइथन आएगा। इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट python.org करके। इसका फर्स्ट लिंक ओपन किया। इसमें आप डाउनलोड्स पे जस्ट क्लिक नहीं करना, माउस लेके जाना है बस। देन उसके बाद ये इसका करंट वर्जन है 3.14.6। आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल करेंगे। आप इंस्टॉल करना समझते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, एप्लीकेशन है मेरे पास ये। डबल क्लिक किया जस्ट। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आप इसको ट्राई करोगे ना तो आपको ये इंटरफेस कैसा दिखेगा, लेट आई एक्सप्लेन। जब आप इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा दैट लाइक इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल करके यहाँ पे कुछ भी एक दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा इसे, आई थिंक शायद। यहाँ पे नीचे आपको दो चेक बटन मिलेंगे। ये चेक बटन ना, एक होगा इसमें पाइथन को ना सभी यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना। सेकंड होगा पाइथन को उसके पाथ पे एग्जीक्यूट करना, पाथ पे इंस्टॉल करना। आपको ये दोनों चेकबॉक्स टिक करने हैं। टिक करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है एंड पाइथन आपके इंस्टॉल हो जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है। इसमें अगर किसी ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, तो इनमें से कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। क्लियर है इतना? अगर आप लोग मशीन लेके आए हैं देन आप इंस्टॉल कर भी सकते हो साथ के साथ। जिसने इंस्टॉल नहीं कर रखा, अगर चलो सभी ओपन ही कर लो, इंस्टॉल भी कर लेते हैं सब। तो वो क्या करना है, ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट कंफर्मेशन के लिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे CMD कमांड प्रॉम्प्ट। इस पे लिखना है पाइथन माइनस माइनस वर्जन। पाइथन का जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर वो पाथ पे इंस्टॉल्ड है तो। अगर वो पाथ पे इंस्टॉल नहीं है तो एक बार रीइंस्टॉल करेंगे फिर से उसको, पाथ के ऊपर फिर से वो डबल टिक करोगे। पाइथन हमारे मशीन में इंस्टॉल हो गई है, मेरे पास वर्जन है 3.14.2। आप लोगों के में इंस्टॉल आपने अभी रिसेंट वाला किया है 3.14.6। एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अब इसकी इसका यूज करते हैं। देखो पाइथन लिखने के लिए ना, जैसे हमने एक लैंग्वेज डाउनलोड करी, एक लैंग्वेज हमने इंस्टॉल करी। आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल, मैं पाइथन यहाँ पे सर्च करता हूँ। पाइथन 3.14 ये इसका टर्मिनल होता है। आप इसके टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे तीन लाइन इन 3 एरोज का मतलब है आपका इनपुट, जो भी आपको इनपुट कमांड देनी है। लाइक मेरे को प्रिंट कराना है इससे 10+10, तो मैं नॉर्मल लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट 10+10 ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। इस लाइन के सामने 3 एरो नहीं है, वो आपके आउटपुट है। ठीक है। इनपुट आउटपुट, ऐसे तुम दोबारा इनपुट दोगे यहीं पे उसकी आउटपुट रहेगी और ये सारा तुम्हारा एक्टिव काम, एक्टिव वर्क होगा। ठीक है। तो आप पाइथन के टर्मिनल पे ऐसे काम कर सकते हो। इसके अलावा जब हमने पाइथन डाउनलोड करी तो ना हमारे पास बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं। कोड एडिटर्स होते हैं जैसे कि VS कोड का नाम सुना है आपने? VS कोड, आप लोग उस पर कोड लिखते हो, एग्जीक्यूट कराते हो, मशीन एग्जीक्यूट कराती हो। ऐसे ही पाइचाम होता है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। एक पाइथन की तरफ से हमें कोड एडिटर मिला है जिसका नाम है IDLE, है ना, इस पे आप अभी कोड कर सकते हो। नॉर्मल IDLE सर्च करना है एंड इस पे आपने एक फाइल बनेगी। फाइल पे जाना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। जो भी आप फाइल बनाओगे इस पे अपना कोड लिखोगे, एग्जीक्यूट कराओगे अपने फाइल को, इसको स्टोर किया जाएगा। जब ये फाइल हम स्टोर करते हैं, या हमने जो भी इससे पहले जितनी भी फाइल्स हमने स्टोर कर रखी हैं जैसे कि डेस्कटॉप पे अभी बनाई थी हम, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो देखो इस फाइल का टाइप क्या है, पाइथन फाइल। एक्सटेंशन होगी .py। पाइथन की फाइल्स की जो भी एक्सटेंशन होगी वो क्या है, .py। .py आपको जिस भी फाइल के लास्ट से मिले तो मतलब वो पाइथन की फाइल है। जैसे जो टेक्स्ट फाइल होती है उनकी एक्सटेंशन होती है .txt। जो ऑडियो फाइल होती है ना, MP3 .mp3। वीडियो फाइल होती है .mp4। इमेजेस है .jpg .png, है ना, ये सब चीजें बस। ठीक है।
एक्सटेंशन एक फाइल को एक्सप्लेन करती है कि उसके अंदर किस फॉर्मेट में डेटा हो। तो डॉट पी वाई के अंदर आपके पाइथन के कोड लिखे होंगे, क्लियर है। तो ये एक कोड एडिटर है आपका, इसको क्या बोलेंगे, कोड एडिटर। जो कोड एडिटर होते हैं ना प्रोफेशनल, इनका नाम लेते हैं हम आईडीई। आईडीई, ठीक है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या डेवलप्ड एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ना जिसपे हम सिर्फ कोड लिखते हैं, कोड एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हम और मशीन बातचीत करते हैं, ठीक है। उनको बोला जाता है आईडीई या फिर कोड एडिटर। अब आप लोग एज अ डेटा एनालिस्ट इस पे काम करोगे, ठीक है। देखो आइडियली में आपको एक पेज मिल जाता है पूरा, आप उस पे जो भी कोड लिखते हो जितनी बार रन करते हो वो हमेशा उसको पहले लाइन से पढ़ना, एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करता है, ट्रांसलेट करना स्टार्ट करता है। फिर से रन किया, एक दो लाइन ऐड करके, फिर से रन किया, तो वो फिर से उसको पहली लाइन से एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करेगा। जितनी बार आप इसको लिखोगे वो वैसे ही काम करेगा। बट लाइक अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें ना मेरे को 50 फंक्शन बनाना, तो अगर मैं एक फंक्शन पहले बना चुका हूँ तो वही फंक्शन अगर मैं दोबारा कोड एग्जीक्यूट कराऊंगा तो वही फिर से बनेगा, तो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होगी, ठीक है। वर्किंग कोड होगी, है ना, उसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ना एक हमारे पास दूसरे कोड एडिटर होता है जिसका नाम होता है जुपिटर नोटबुक। आपको जब भी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स इस फील्ड पे काम करना है तो जुपिटर नोटबुक इज द बेस्ट कोड एडिटर। आप इसको ना हर एक दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप इस पे रियल वर्ल्ड में, मतलब लाइक रियल वर्ल्ड में भी आगे मशीन इसी पे काम कराती है, ठीक है। हम कंपनीज में भी इसी पे काम करते हैं मोस्ट ऑफ, अगर आप सेम फील्ड में काम करते हैं। आप लाइक इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जब हमारी पाइथन पाथ पे इंस्टॉल हो जाती है ना, अगर पाथ पे इंस्टॉल नहीं है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते कमांड प्रॉम्प्ट का। आपको गूगल क्रोम से एक ऐप या एक सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड करना पड़ता है। बट अगर आपने इसको ना पाथ पे इंस्टॉल कर रखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है जस्ट पिप इंस्टॉल, स्पेलिंग यही लिखनी है, पिप इंस्टॉल स्पेस जुपिटर स्पेस नोटबुक, ये कमांड लिखनी है। फिर एंटर प्रेस कर देना है। जस्ट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स इसकी सेटिस्फाइड है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको लिखना है फिर इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, ये कमांड लिखो, एक बार टाइप करो, एग्जीक्यूट कराओ, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपने पाथ पे इंस्टॉल नहीं कर रखी तो आप इस पे एक सॉफ्टवेयर या फिर एक लाइक टूल आप डाउनलोड करोगे। बट अगर आपने इसको पाथ पे इंस्टॉल कर रखा है तो वो टूल डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है, यही से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो बाय जस्ट अ कमांड। क्या आपको लिखना होगा, टाइप करेंगे जुपिटर नोटबुक, JUPYTER NOTBW, स्पेलिंग एग्जीक्यूट होनी, एग्जैक्ट होनी चाहिए, इंटरफेस हो। अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट किसी की नहीं कर रही है देन उसको एक कमांड एग्जीक्यूट करानी है दूसरी, या आउटराइट देखो, या तो ओपन करने के लिए जुपिटर नोटबुक लिखना है, इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, जब भी आपको इंस्टॉल करना है तो आपने लिखा है यहाँ पे पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जब भी आपको इसको ओपन करना है या यूज करना है उसके लिए आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है। अगर इसको इंस्टॉल करते हुए कुछ वार्निंग्स आपको मिली है तो आप इसको ऐसे यूज नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए लिखना है पाइथन -m नोटबुक, ठीक है, पाइथन -m नोटबुक। देन आपका एक ऐसा इंटरफेस स्टार्ट ओपन हो जाएगा, ये आपके सारे मशीन के फोल्डर्स है। आपको इसमें जो इसमें से जिस भी फोल्डर पे काम करना है, जिस भी फोल्डर को आपको एज अ लोकेशन चूज करना है जिसमें आपकी फाइल क्रिएट हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। डेस्कटॉप को करना है डेस्कटॉप, अगर आपको ऐसे यहाँ पे डेस्कटॉप नहीं दिख रहा तो आपको वन ड्राइव मिलेगा, वन ड्राइव के अंदर यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मिलेगा, आप वन ड्राइव से ओपन कर सकते हो। डाउनलोड्स में ओपन करनी है, डाउनलोड सिलेक्ट करो, तो एक लोकेशन हमारी अब डाउनलोड्स है, ठीक है।
हमने क्या करना है फिर, कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करना है, और जुपिटर नोटबुक की जो फाइल बनेगी ना, जुपिटर नोटबुक की जो फाइल होगी जिसपे आप पाइथन लिखोगे वो होगी पाइथन 3 की फाइल। आप इससे एक नया टर्मिनल बना सकते हो, कंसोल बना सकते हो, नई टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, नया फोल्डर बना सकते हो। जो भी काम करोगे ना वो सारी इस लोकेशन पे डाउनलोड्स में ओपन होगी। मैंने एक पाइथन 3 की फाइल पे क्लिक किया, एक नई फाइल ओपन होगी मेरे पास, अनटाइटल इसका नाम है। आप इसको रीनेम कर सकते हो, जस्ट क्लिक करना है इसके ऊपर, और लाइक मैंने इसका नाम लिखा class_1। इसकी एक्सटेंशन क्या है? .ipynb। जो हम पाइथन की जो भी हम पाइथन की फाइल बनाते हैं, चाहे वो हम आइडियली से बनाए जैसे हम पहले बना रहे थे, या फिर हम VS कोड से बनाए या पाईचार्म से बनाए, आप कोई भी कोड एडिटर यूज करोगे तो सबकी एक्सटेंशन ना पाइथन की फाइल की वही होगी .py। बट अगर जब तुम जुपिटर नोटबुक पे काम करोगे तो जुपिटर नोटबुक की फाइल की एक्सटेंशन होगी IPynb, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। बात समझ आई आप सबको? हमें इसका यूज करना है। मैं इसको रिनेम कर देता हूँ। आप यहाँ पे जो भी काम करोगे वो आपका सेव होता रहता है साथ के साथ। मैंने ये फाइल जो बनाई है डेस्कटॉप उस पे, सॉरी डाउनलोड्स में बनाई है। देन हम क्या करते हैं, इसकी लोकेशन चेक करते हैं। मैंने अपना फाइल मैनेजर एक तरह से ओपन किया, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में क्लास 1 के नाम से फाइल बन गई है। इसकी एक्सटेंशन है IPynb। अगर आप कभी भी इसको डायरेक्ट ओपन करोगे ना तो ये कभी ओपन नहीं होगी। IPynb जो फाइल होती है वो सिर्फ आपकी जुपिटर नोटबुक में ओपन होगी, तो आपको उसको यूज करना है। देन हाउ यू कैन यूज, आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है, इसकी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जिस भी लोकेशन पे आपकी फाइल है, आपकी फाइल का जो भी नाम है वो फाइल आपने उस पर क्लिक कर देना है जस्ट, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इस पे आपने जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना है, देन यू हैव टू राइट हियर प्रिंट ब्रैकेट्स। इसमें आपने एक नाम लिखा कुछ भी, लाइक हेलो वर्ल्ड। ये एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको रन का ऑप्शन मिलता है, एक ये ऑप्शन मिलता है। शॉर्टकट भी होते हैं लाइक शिफ्ट एंटर, एक होता है कंट्रोल एंटर, एक होता है ओल्ट एंटर। एग्जीक्यूट करने के तरीके हैं। शिफ्ट एंटर किया तो आपको साथ में ही यहाँ पे उसकी आउटपुट भी मिल जाती है। एक सिंपल चीज देखो, जिस फाइल में आप अपना ना कोड राइट करते हो, लिखते हो, उस फाइल को बोला जाता है स्क्रिप्ट फाइल। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट है वो आपकी, है ना, वो आपकी स्क्रिप्ट है। जो भी आपने मशीन को इनपुट दिया है वो आपकी स्क्रिप्ट है। मशीन ने जहां पे अपना आउटपुट दिया उसको बोलोगे कंसोल। क्या बोलोगे? कंसोल। तो जो आपकी जो ये फाइल्स है ना, जो भी आप यहाँ से फाइल बनाओगे ये सब आपके स्क्रिप्ट हो। आउटपुट जहां पे आपकी मिलेगी वो उसको बोलते हैं कंसोल। कंसोल इज दैट एरिया वेयर यू गॉट आउटपुट। स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं जिसमें आप अपना इनपुट पास करा रहे हो, फाइल को स्क्रिप्ट फाइल। क्लियर है? तो अगर मैं कभी भी आपको ऐसा बोलूंगा कि इसके कंसोल में देखो क्या वैल्यू मिली है तुम्हें, तो आपको कहाँ देखना होगा? यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ स्क्रिप्ट पे देखो तो कोड में। क्लियर है? अब देखो जुपिटर नोटबुक क्या होगा, हमने एक लाइन लिखी उसको रन करा दिया, मेरे को वो लाइन दोबारा रन नहीं करनी तो नई नई कोड के लिए मेरे को दूसरी लाइन दे दी। अब जो भी मेरे को नया कोड लिखना है मैं फिर से इसमें टाइप कराऊं, आउटपुट लो, व्हेन यू रन दिस इट विल गिव यू आउटपुट। जुपिटर नोटबुक के अंदर ना आपको अपने कोड में लास्ट लाइन में प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक ही लाइन दी, मैंने एग्जीक्यूट कराया और उसने 60 दिया। मैंने एक और लाइन लिखी 50 - 30, आउटपुट 20 होगी। अब ये दो लाइन है, प्रिंट मैंने किसी पे नहीं दिया, आउटपुट सिर्फ आपको लास्ट लाइन की मिलेगी। क्या ये क्लियर है तुम्हें? अगर उससे पहली वाली लाइन की भी आउटपुट चाहिए तो आपको इसको प्रिंट कराना होगा। यू हैव टू राइट हियर प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर अपना डेटा पास कर ले, एक्जीक्यूट। ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक का फीचर है कि बिना प्रिंट लिखे आपको आउटपुट मिल जाती है। इससे बाकी जितने भी हमारे IDE होती है, मतलब कोड एडिटर हमारे जितने भी हैं, आपको सब में प्रिंट हमेशा लिखना पड़ेगा, चाहे वो लास्ट लाइन हो, अगर आपको उसको आउटपुट में देखना है। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट शो कराना। अगर मशीन को मेरे को इनपुट देनी है तो मैंने एक वेरिएबल लिया,
लाइक कुछ भी एक एक्स नाम से मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है, इसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी लाइक 50, एक्स इक्वल टू, जैसे मैथ्स में कराते थे, लेट अस एज्यूम दैट एक्स इज 50, एक्स हमारा 50, इसको रन किया, बिना रन किए आपने कुछ भी यूज नहीं करना, मतलब रन करना बहुत जरूरी है। देखो जैसे मैंने y इक्वल टू 40 लिख दिया, बट ये रन नहीं कराया, बाकी सब लाइंस के सामने तुम्हें ये नंबर दिखेंगे, कौन किस तरह नंबर पे एग्जीक्यूट हुई है, इसके सामने नहीं है। एक नई लाइन में मैंने यहाँ पे ना प्रिंट कर लिया y, ठीक है, पाइथन तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये तो रन कराया ही नहीं, तो इंटरप्रेटर को इसकी वैल्यू पता भी नहीं चली, जब रन कराऊंगा तभी तो पढ़ना स्टार्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, तो अभी तो y की वैल्यू पता ही नहीं है उसको। अगर मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरे को एरर देगा, एरर होगा नेम एरर। नेम एरर का मतलब है आपने चीजें कुछ भी डिफाइन नहीं करी है, आपने ऊपर कुछ रन नहीं कराया, एग्जीक्यूट नहीं कराया, जो भी आपने लिखा है, आप एक बार वो पार्ट रन कराओ, फिर दोबारा चेक करो, आपको डेटा जरूर मिले। ये बात समझ आई? ठीक है, एक बार हो बिल्कुल, बाय नॉट। लाइक जैसे देखो इन सभी लाइंस के सामने तुम्हें ये नंबरिंग दिख रही है, मतलब जो जिस लाइन के सामने नंबर है वो आपने रन करा रखी है। अब लाइक अभी तक हमने ये लाइन रन नहीं कराई तो इसके सामने कोई नंबर भी नहीं है, इसमें मैंने एक नेम डिफाइन किया लाइक अनुज करके, इसको रन कराया, अगर मैं ये रन ना कराऊं तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 90, इसको रन नहीं कराया, बिना रन किए मैं आगे बढ़ गया, मैंने कुछ चेंज कर दिया, प्रिंट किया मैंने z, तो ये आपको एरर देगा, है ना। और जब भी आपको कोई ऐसा एरर मिलता है नेम एरर, तो इसका मतलब है आपने जो भी यहाँ पे आप प्रिंट करा रहे हो, जो भी आप कोई यूज कर रहे हो, आपने वो डिफाइन नहीं कर रखा, रन नहीं कर रखा, तो एक बार वो एग्जीक्यूट कराओ पहले, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते। बात समझ आई? आपको जो भी एरर मिलता है उस एरर की लास्ट लाइन पढ़नी है, लास्ट लाइन पढ़ने से आपको उस एरर के बारे में लाइक 50-60% पता चल जाएगा, एरर क्यों आया है, क्या रीजन है। उसके बाद फिर आपको अपना कोड देखना है, जो भी आपने अपने इनपुट पास की। लेकिन ये ना जो है, इट्स अ लैंग्वेज, पाइथन जो आप सीख रहे हो एक लैंग्वेज है जो मशीन के साथ आपको एबल करती है कि आप कम्युनिकेट कर पाओ। जैसे लाइक अगर आपको इंग्लिश में किसी के साथ कम्युनिकेट करना है ना, हिंदी तो आपको प्रॉपर आती है सबको, आई थिंक आती है हिंदी बढ़िया, हिंदी तो आती है ना। इंग्लिश में अगर आपको करना है, किसी को आती होगी प्रॉपर, किसी को प्रॉपर नहीं आती होगी, तो मेरे जैसा होगा, ठीक है। आप लाइक हमें ना इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, तो आप क्या करोगे, लाइक अगर हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग फेस है हमारा इंग्लिश सीखने का, तो हम कम्युनिकेशन जो भी करेंगे हमें थोड़ा वर्ड्स को देख के यूज करना होगा। जैसे जैसे हम यूजेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, जितना ज्यादा मैं यूज करना उसको स्टार्ट करूंगा, उतना ज्यादा और जल्दी मैं उसमें परफेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। ऑन सो दिस इज अ लैंग्वेज, ये जस्ट एक लैंग्वेज है जिससे ना आप अपनी बात मशीन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें परफेक्ट करना है तो आपको ना इसके साथ मशीन के साथ ज्यादा से ज्यादा बस कम्युनिकेट करना है। जितनी ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट करने में सिर्फ ये नहीं है कि अपना इनपुट दिया, रन कराया, मशीन ने जो आउटपुट दिया ना वो समझी, अगर एरर आया है ना वो समझा, तो आप कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेट करने में दोनों तरफ का पार्ट होता है, तो आपको आउटपुट भी समझनी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इनपुट पास करनी होगी। बात क्लियर है? ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर मैं किसी के साथ एक में कम्युनिकेट भी करूँ, हिंदी में करूँ, मैं उसकी भी बात अगर मैं समझूंगा तो कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी होगी हमारी। सेम ऐसे ही जो भी आप मशीन से कराना चाहते हैं, मशीन आपके लिए सारे काम करेगी, बट वो कब करेगी, जब आप उसको एग्जैक्ट कमांड दे के समझा पाओगे, उन स्टेप से समझा पाओगे। क्लियर है? अब देखो इसमें ना सीखना क्या होता है, सबसे पहला जो चीज आपको सीखनी है वो आपको सीखनी है कि हमें यहाँ पे लिखनी कैसे है चीजें, चीजें लिखनी कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स और 50 लिख दिया डायरेक्ट, कोई इक्वल नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे रन कराया, एक नेम एरर आया, स्पेस दे दिया इनके बीच में, एक सिंटेक्स एरर आया कि ऐसा कोई लिखने का तरीका नहीं है, बहुत सारे अलग अलग एरर्स। जब भी आपके पास सिंटेक्स एरर आएगा तो मतलब आपने लिखने में गलती करी, ठीक है। इसके बीच में इक्वल यूज होता है, इसको ठीक करो, देन आगे बढ़ो। क्लियर है? सिंटेक्स एरर का मतलब है आपने
लिखने में गलती करी है। तो जो आपने यहाँ पे कोड लिखा था, जब आपने उसको रन किया, तो जो इंटरप्रेटर है आपका ट्रांसलेटर, वो पढ़ नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया। जब इंटरप्रेटर चीजें नहीं समझ पाएगा, तो वो होगा हमारा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कब आएगा? जब इंटरप्रेटर आपके इनपुट क्लियर नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इतनी बात क्लियर है? सबको समझ आई? समझ आई? ठीक है। अब इंटरप्रेट इसको सिंटेक्स एरर को छोड़ के बाकी आपके जितने भी एरर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन मतलब प्रिंट करूं मैं एज, मैंने ये चीज पाइथन में इंस्टॉल तो नहीं करी, बताई तो नहीं एज कितनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी मैंने, है ना, स्टोर नहीं कराया मैंने ये वेरिएबल। मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो इसमें एरर मिलेगा मेरे को, नेम एरर। इसमें मैंने कोई लिखने में गलती नहीं करी, मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया बस। सिंटेक्स एरर को छोड़ के बाकी आपके जितने भी एरर्स मिलेंगे, चाहे वो नेम एरर हो, चाहे वो टाइप एरर हो, चाहे वो वैल्यू एरर हो, चाहे वो इंडेक्स एरर हो, चाहे वो जीरो डिवीजन एरर हो, कोई भी एरर आ जाए, सिंटेक्स एरर को छोड़ के वो बाकी सब आपके होंगे पाइथन के एरर। बात क्लियर है? सिंटेक्स एरर किसका होता है? इंटरप्रेटर का। ठीक है, अपना कुछ नहीं है भाई, अपन तो ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जा रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। तो भाई सिंटेक्स एरर किसका होता है? इंटरप्रेटर का। और उसके अलावा आपके जितने भी एरर्स होंगे, ये सारे किसके होंगे? पाइथन के एरर होंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, गुड। अब चलो हम ना यहाँ पे कोड करना सीखते हैं। पाइथन में कैसा कैसा डेटा होता है, कैसे कैसे चीजें होती है, वो सारी क्लियर कर। तो देखो, हमें ना पाइथन में जब भी कुछ काम करना है, तो एक प्रिंट मतलब आउटपुट लेना, ये तो हमें आउटपुट मिलती है। अगर मेरे को कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करानी है, जैसे मेरे को किसी की एज या फिर किसी का नेम इनपुट में पास करना है, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अमित, ये तो हमने कोड के ही अंदर लिख दिया। अगर हम चाहते हैं कि मैं ये कोड एक बार बनाऊं, मैं रन करूं, जितनी बार रन करूं उतनी बार नाम पूछे, क्योंकि अगर मेरे पास 10 पर्सन है, तो मैं एक तो बार बार एडिट कराऊं एक्चुअल कोड में, या फिर मैं उस पर रन कर दूं, बाद में वैल्यू वो पूछे, बाद में उसके साथ काम करे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रिंट किया, मेरे को चाहिए नेम, इसके साथ एक वैल्यू चाहिए इज अ गुड पर्सन। देखो ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, क्योंकि ये मेरे को एज इट इज चाहिए आउटपुट में, इज अ गुड पर्सन एज इट इज चाहिए। ये मैंने बाहर लिखा है क्योंकि इसकी मेरे को वैल्यू चाहिए, अमित है तो अमित आना चाहिए यहाँ पे। और ये कोमा इसलिए लगाया क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, रन किया, तो मेरे पास आउटपुट आई अमित इज अ गुड पर्सन। अब मेरे को सेम लाइन राहुल के लिए एग्जीक्यूट करानी है, तो मेरे को यहाँ पे अपने एक्चुअल कोड में चेंज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर मेरे को यूजर से पूछनी है, यूजर से मेरे को इनपुट में चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको हटा के लिखोगे इनपुट, रन किया, ये आपसे बाद में वैल्यू पूछेगा। आपने जो भी इसमें वैल्यू पास करी है, वो वैल्यू होगी नेम की। आगे आपने उसको जहां पे भी यूज किया होगा, वो आगे एज अ राहुल यूज किया जाएगा। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? क्लियर है? मेरे को ऐसे ही एज पूछनी है, ये नेम, एज पूछनी है, उसमें भी इनपुट यूज कर दूं। ठीक है, प्रिंट करा देते हैं जो भी एज की वैल्यू होगी, इतने ईयर्स ओल्ड। ये तो एज इट इज चाहिए इसलिए स्ट्रिंग में लिखा है, इसकी वैल्यू चाहिए इसलिए बाहर लिखा है, एंड बीच में कोमा से सेपरेट कर दिया। क्या, एक वैल्यू मेरे को यहाँ पे पहले पास करनी है, देख दूसरी वैल्यू पास करनी है, लाइक एक मैंने यहाँ पे पास किया संजीव, एक मैंने पास किया 24, ये तो मेरे को पता था ना पहले नाम देना है फिर एज देनी है। रन किया तो संजीव इज अ गुड पर्सन 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये तो मेरे को पता था पहले नाम देना है फिर एज देनी है। अगर किसी को नहीं पता तो वो पहले एज भी दे सकता है फिर नाम दे सकता है, तो चीजें वापस हो जाएंगी ऐसे उल्टी। 24 इज अ गुड पर्सन, संजीव ईयर्स ओल्ड। ये बात क्लियर है तुम्हें? तो मैं ना जो भी ये पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यूजर को ना एक प्रॉम्प्ट भी दिखे। तो जब नेम पूछ रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं मैं
कि आपको नेम एंटर करना है। जब एज पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एज एंटर करना। और जब भी रन करोगे तो आपको अपने इनपुट के सामने दिखेगा आपको क्या वैल्यू एंटर करनी। क्लियर है? जैसे एक नाम मैंने दिया यश, एंटर किया। एक एज पास करी लाइक 21, एंटर किया तो यस इज अ गुड पर्सन, 21 ईयर्स ओल्ड। ये बात क्लियर है तुम्हें? इनपुट का काम समझ आया? ठीक है, बढ़िया। देखो अभी तक मैं जो भी काम कर रहा हूँ, हम इसको कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास वेरिएबल है, इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू है, या फिर हमारा डेटा है जो भी है, ऐसे डिफाइन किया हमने। दिस वन इज वेरिएबल, जैसे कि लाइक हमने लिखा एक्स इक्वल टू 30। ये 30 जो है ये मेरा वैल्यू है या डेटा है आपका। एक्स इज योर वेरिएबल। अगर आपने इसको नेम पे डिफाइन किया है, नेम इज इक्वल टू लाइक सुमित, जो सुमित है ये उसकी वैल्यू है, एंड ये नेम क्या है, वेरिएबल है। अगर मैंने लिखा है एज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या क्या है इसमें, ये एज क्या है, वेरिएबल, 10 वैल्यू है। बढ़िया। तो आपने ये जो भी वेरिएबल यहाँ पे बनाए हैं, इनको बनाने के ना रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल होते हैं वेरिएबल्स के। ये रूल क्या है, चलो आओ सीखते हैं। फर्स्ट वन, आपको कभी भी कोई भी वेरिएबल किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं करना। नेवर यूज डिजिट इन बिगिनिंग ऑफ वेरिएबल। जो भी आपका वेरिएबल है उसके स्टार्टिंग में आपको कभी भी कोई डिजिट नहीं यूज करनी। जैसे कि लाइक हमने ये जो भी डिफाइन किया अभी ऊपर, नेम लाइक सुमित, इसके सामने ऐसे मैं वन लिख दूंगा ना, तो ये आपका सिंटेक्स एरर होगी। समझ आया? 0 से 9 तक स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखना, बिगिनिंग में बस। आप बाद में लिख सकते हो कहीं पे भी, बस स्टार्टिंग में नहीं यूज करना। क्या ये बात क्लियर है? सो आप नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री ऐसे डिफाइन कर सकते हो। वन प्लेयर, टू प्लेयर, थ्री प्लेयर ऐसे नहीं करना। क्लियर है? गुड। सेकंड होगा कि आप ना कि कोई भी स्पेस इसमें यूज नहीं करोगे। जैसे ये नेम है और वन है, इसके बीच में स्पेस नहीं देना। आपका वेरिएबल कुछ ऐसा है लाइक नेम ऑफ प्लेयर, ये स्पेस अगर होगा तो एरर होगा, स्पेस नहीं है तो ये ठीक है। ये बात समझ आई? क्लियर है सबको? सेकंड रूल था ये। थर्ड रूल होगा, नेवर यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैशटैग डॉलर परसेंट, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब, इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना। आप सिर्फ एक कर सकते हो, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। जैसे लाइक ये था मेरे पास ऊपर नेम ऑफ प्लेयर, जहां पे मेरे को स्पेस दिखाना था ना, मैं वहां पे ये यूज कर सकता हूँ अंडरस्कोर। इसको छोड़ के अगर आपने कुछ और यूज किया, कुछ भी, वो एरर होगा। क्या क्लियर है सबको? यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं? एक फोर्थ रूल है, याद रखने हैं आपको। नेवर यूज एनी कीवर्ड एज वेरिएबल। कीवर्ड क्या होते हैं? और लिटरल। कीवर्ड और लिटरल कभी भी एज वेरिएबल यूज नहीं करने। ये क्या होते हैं, देखो कीवर्ड ना पाइथन में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। आपने कुछ वर्ड लिखे और वो ग्रीन हो जाते हैं, जैसे कि लाइक ट्रू, ये ग्रीन हो गया, ये कीवर्ड है, इसका काम फिक्स है। फॉल्स, इसका काम फिक्स है। इफ, इसका काम फिक्स है कंडीशन लगाना। अगर कोई कंडीशन गलत होती है तो दूसरी कंडीशन एलिफ के लिए यूज करते हैं। अगर दोनों गलत होती है तो एल्स यूज करते हैं। सारे कीवर्ड है आपके। आपको एक काम मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो आप फॉर या फिर व्हाइल यूज करोगे। आपको कभी भी इंटरप्रेटर को बीच में स्टॉप करना है तो आप ब्रेक लगा दोगे। कहीं से जंप कराना है तो आप पास करा दोगे। तो इनके अलग अलग काम होते हैं, हम धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे। ये आज जो मैंने बताया जस्ट एक है ना नाम है इनके, और कुछ नहीं है, डेप्थ में पढ़ेंगे।
ऐसे ऐसे कितने होते हैं पाइथन के अंदर, 35 कीवर्ड्स। आपको याद नहीं करने। हम जैसे जैसे पढ़ आगे लाइक सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास कीवर्ड आएगा, उसका साथ के साथ हम काम यूज सारी चीजें देखते चलेंगे, लास्ट तक ये सारे अपने आप कवर हो जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास? 35। अगर आपको ये देखने हैं पाइथन में तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है। फिर सेकेंड लाइन आपको लिखनी होगी कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। इसके जो भी कीवर्ड्स आएंगे आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, जैसे मैंने बना दिया के डब्ल्यू। के डब्ल्यू एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे हमारे सारे कीवर्ड। आपको जब भी देखना है कौन कौन से हैं तो आपको लिखना है के डब्ल्यू। एक फॉल्स होगा, एक नन होगा, ट्रू है, एंड, एस, एसर्ट। आप इनमें से कोई भी लिखोगे ना, इनकी पहचान है वो डार्क ग्रीन हो जाएंगे। क्लियर है? कोई भी लिखोगे तो इनमें से। ये कितने हैं चलो काउंट करते हैं। देखो जैसे ना प्रिंट का काम होता है आउटपुट शो कराना, इनपुट का काम होता है आउटपुट मतलब इनपुट देना। अगर आपको काउंट करना है कितना डेटा होता है तो उसके लिए लिखने हैं लेन, LEN। ये आपको लेंथ बताएगा कितने आइटम्स है उसमें। एक फॉल्स है, सेकंड नन है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ एंड, फाइव एज। ऐसे करके टोटल कितने हैं इसमें? 35। ये सारे आपके कीवर्ड है। आपको इनमें से कुछ भी एज अ वेरिएबल यूज नहीं करना। वेरिएबल का मतलब, अगर देखो मैं ना इनमें से सिलेक्ट करूं जैसे कि AND एंड, इसका काम होता है मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना। अगर आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज करोगे ना तो ये आपको एरर देगा। इसका ये काम ही नहीं है। क्या ये क्लियर है तुम्हें? बात समझ आई? अगर इसका जो भी काम है ना ये उसी के लिए काम करेगा, तो कभी भी कोई कीवर्ड यूज नहीं करना। ठीक है। एज अ वेरिएबल। सेकंड नेम मैंने लिखा है एक लिटरल। कीवर्ड के बाद लिटरल क्या होता है? लिटरल का मतलब है लाइक जो चीजें आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दी वो नहीं यूज करनी। ठीक है। जैसे लाइक प्रिंट का काम है आउटपुट शो कराना। अगर आप इसके ब्रैकेट्स में कुछ भी लिखोगे तो ये उसको आउटपुट में शो कराएगा तुम्हें। बट अगर आपने प्रिंट में इक्वल लगा के स्टोर कर दिया 20, 20 ये स्टोर तो करा लेगा। आप जब भी प्रिंट लिखोगे ये एज अ इंटीजर काम करेगा। जो इसकी पिछली प्रॉपर्टी है इसने वो सारी लूज कर दी। दिस इज द लिटरल। चेंज कर दिया आपने उसको। इसको बोलेंगे लिटरल। आपको ये भी यूज नहीं करने। ये लाइट ग्रीन में दिखेंगे तुम्हें, जैसे तुमने प्रिंट लिखा और ये ग्रीन सा हुआ था थोड़ा। ठीक है। आपको ये भी यूज नहीं करने एज अ वेरिएबल। इसका अफेक्ट क्या होगा? इसका अफेक्ट ये होगा, अगर मैं हेलो फिर से प्रिंट कराऊं तो ऐसे लिखूंगा। बट आपने प्रिंट की कितनी वैल्यू स्टोर करी है? 20। इनडायरेक्टली आपने ये एग्जीक्यूट कर दिया ना। और क्या आप 20 पे हेलो कर सकते हो? आउटपुट आएगी टाइप एरर। 20 जो है वो इंटीजर है, वो कॉलेबल नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो डायरेक्टली अगर आप ये भी लिखोगे तो भी सेम बात है। इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। बात समझ आई ना? तो आपको एरर समझ आएगा, आप इसमें देखोगे मैंने तो कहीं इंटीजर लिखा ही नहीं है, ये एरर ही क्या आ गया? है ना? बट आपने गलती जो पहले कर दी। ठीक है। अब इसको सुधारना कैसे है? यू हैव टू डू, कर्नल जो है इसको रिस्टार्ट कर देना है। जब आप कर्नल को रिस्टार्ट करोगे तो आपने अभी तक जितना काम किया है इस स्क्रिप्ट पे, जितने भी ये कोड रन कराए हैं, इसकी जो भी मेमोरी स्टोर हुई थी वो सारी क्लीन हो गई है। फिर से जब आप रन कराओगे तो आप इसको 1 से रन कराना स्टार्ट करोगे। ये नंबरिंग जो देख रहे हो ना, अगर आप कहीं पे भी रन कराओ, लाइक मैंने ये लास्ट लाइन पे रन किया तो फिर से 1 से स्टार्ट होगा। तो जो आपने ये लाइन गलत लिखी है इनको डिलीट कर दो यहां से। अब आपकी नोटबुक ठीक है। अब अपने कोड पे फिर से काम करना स्टार्ट कर दो। ऊपर से आपको कुछ भी यूज करना है तो आपको वो दोबारा एक बार रन कराना पड़ेगा। लाइक अगर मैं चाहूं नेम की वैल्यू, जैसे नेम ऑफ प्लेयर क्या लिखा है मैंने? सुमित। बट ये पहले रन करा रखा है। अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा ना, अब प्रिंट किया मैंने नेम ऑफ प्लेयर तो ये एरर देगा, नेम एरर।
क्योंकि ये अब 2 नंबर पे रन हुआ है। अगर मेरे को ये वाली लाइन रन करनी है तो जस्ट ये 3rd नंबर पे रन कराई। इसके बाद आप इसको जहां पे यूज करना चाहते हो आप 4th नंबर पे आप यूज कर सकते हो। क्या ये बातें क्लियर है? थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई तुम्हें? कुछ नहीं है, जैसे तुम डेली डे बाय यूज करोगे ना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नॉट अ बिग डील। इसका मतलब बस ये था कि अगर आपने जो भी यहाँ पे काम कर रखा है ना, और आपकी मशीन कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रही है जो आपको नहीं होना चाहिए था, मतलब जैसे मशीन को नहीं करना चाहिए था, तो आप ना उसको एक बार फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमारा फोन बहुत बार हैंग हो जाता है, स्टक कर जाता है, तो हम रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि जो भी पिछला अभी तक चल रहा था वो सारा डिलीट, अब नया फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो। तो ऐसे ही जब तुम ये कर्नल रीस्टार्ट करते हो तो मतलब फिर से एक बार प्रोसेस स्टार्ट करिए। जो इससे पहले तुमने यहाँ पे कोड लाइन लिख रखी है ना, वो सिर्फ लिखे हुए दिख रहे हैं, वो मेमोरी से क्लीन अप हो चुका है। मेमोरी में नहीं है अब कुछ भी। बात समझ आई? अगर कुछ भी यूज करना है तो फिर से एग्जीक्यूट करा लो। हाँ ना। हाँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो, जैसे मैंने सी की एक वैल्यू लिखी है 90, मैं इसको प्रिंट करूं C+10 तो क्या आउटपुट मिलेगी मेरे को? 90 + 10 100। रन किया, 100 आया। ठीक है इतना। अगर मैं फिर से प्रिंट कराऊं सिर्फ सी तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को? 90। अगर मैं इसका कर्नल रीस्टार्ट करूं, अब इसको नहीं पता सी कितना है। अगर आप सी डायरेक्ट प्रिंट कराओगे तो एरर देगा, सी में डायरेक्ट 10 ऐड कराओगे तो भी एरर देगा। तो पहले तुम बताओगे सी कितना है, उसके बाद आप उसको यूज करो। कहने का मतलब जस्ट ये है ना, कि आप जब भी कर्नल रीस्टार्ट करते हो जो पहले काम हो रखा है वो सारा उठ जाता है, क्लीन अप हो जाता है, फिर से आप रीस्टार्ट कर दो। एक सबसे जरूरी बात, जब भी आप जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हो, यहाँ पे आपने जो भी किया, इसका ये बैकएंड में सर्वर होता है जहां से आपने इसको ओपन किया था। आपकी सारी फाइल इसी से सेव होती है, इसी पे सारा काम होता है। कर्नल रीस्टार्ट किया तो वो भी यहाँ से होगा, सारा सर्वर पे काम। ये होता है लोकल होस्ट पे काम होता है। ठीक है, वो तुम आगे समझ जाओगे सर्वर क्या होते हैं। बट लाइक आपको ना ये कट नहीं करना, इसको जस्ट मिनिमाइज करके रखो। अगर ये सर्वर काट दिया तो आप यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जो आप लिखोगे उसकी आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, सेव नहीं किया जाएगा। तो सर्वर होना चाहिए, सर्वर नहीं कट करना, इसको ओपन करके रखना है। इसको कब क्लोज करना है? जब आप इसको क्लोज कर चुके होगे। ठीक है, आपने जो भी काम किया उसको सेव कर दो Ctrl+S प्रेस करके, फिर इसको क्लोज करो, ये भी क्लोज कर दो। जब भी रीयूज करना है, इस फाइल को दोबारा यूज करना है, अब आप इसका सर्वर क्लोज कर सकते हो। ठीक है, जब भी यूज करना है दोबारा वापस यही स्टेप होंगे। पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, इस पे जुपिटर नोटबुक या फिर पाइथन स्पेस -m स्पेस नोटबुक लिखना है। जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर करना है एंड ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर है? इसमें जहां पे आपने जिस भी लोकेशन पे वो फाइल बनाई है वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है, फाइल ओपन करनी है, जो भी तुमने कोड लिख रखा है वो सारा तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। सबको क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने आज ऐसे एक फाइल बनानी है, उस पे आप लोगों ने सारे कोड ट्राई करने हैं, अलग अलग वैल्यू स्टोर करानी है, उनको प्रिंट करा के देखना है। ठीक है, कीवर्ड चेक करने हैं कितने हैं, काउंट करनी है लेंथ उनकी कितनी है, कर्नल रीस्टार्ट करके फिर से डेटा एग्जीक्यूट करा के देखना है। अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को समझ के देखना है। आज के लिए तुम्हारा ये टास्क है। इससे आगे वेरिएबल के रूल तुम्हें पता होने चाहिए। जो वैल्यू में हम डेटा स्टोर कराएंगे उसके कैसे कैसे डेटा टाइप हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं पाइथन में, उनके क्या तरीके होंगे, क्या सिंटेक्स होंगे, वो सारे हम अपनी कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो जो वेरिएबल कीवर्ड्स हमने आज पढ़ा है जुपिटर नोटबुक, इस सारी चीजों को क्लियर अप करो, है ना? ठीक है, जो भी इसमें डाउट आता है वो डिस्कस करें। एंड करते हैं हम आज की क्लास को। नाउ डू प्रैक्टिस।